स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे ज्यादा फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, सो वी वुड लाइक टू हैव योर ओपिनियन ऑन दैट। अभिषेक, ऐसा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है नेवल भाषा में बोलते हैं चोक पॉइंट, वो एक सिंगल एग्जिट और एंट्री पॉइंट है पर्शियन गल्फ के। पर्शियन गल्फ दुनिया के लिए बहुत खास है क्योंकि वहाँ से दुनिया का मेजर ऑयल और गैस एक्सपोर्ट होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान के बहुत करीब है, ईरान के कोस्ट पर। और अभी वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि जब ईरान का युद्ध चल रहा है तो ईरान ने बदले में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। तो उसने बोला है कि जो भी जहाज मर्चेंट शिप वहां से जाएगा हम उसको अटैक करेंगे। एंड इंडियन नेवी टुडे इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फोर्स। एक तरह से इंडियन नेवी ने ऑपरेशन सिंदूर में उनकी नेवी का ब्लॉकेट कर दिया। बिल्कुल। आप बताइए मेरे को पाकिस्तान नेवी का ऑप सिंदूर में क्या रोल? आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वो निकले ही नहीं बाहर। क्यों नहीं निकले बाहर? इंडियन नेवी उनके दरवाजे पे खड़ी। पाकिस्तान नेवी को पता है ये हमें चिप देंगे। दे नो योर कैपेबिलिटी। इंडियन नेवी whichever state it is to go to highest state of alert needs 4 to 6 hours notice. 4 घंटे में we are prepared for war? Yes, absolutely. इतना बड़ा हमला जैसे ताज पे हुआ था उसके बाद से नहीं हुआ देश में। बिल्कुल। अगर नहीं हुआ तो इंटेलिजेंस एजेंसीज का बहुत बड़ा हाथ होगा। Since I have been part of the system for a long time, I can tell you कि कोई चीज होने से पहले हम पता लगा जाते हैं and we are able to neutralize it. Today, the Indian Navy is able to neutralize threats which are coming from the sea before they happen. जहाज में I was sailing and there was a fire. Very quickly converted into a major fire. The fire होती है माइनर होती है, छोटी-छोटी लोकल होती है, आप कर लेते हैं। एक मेजर फायर हो जाती है जो बड़ी फायर। It was a dangerous situation. There was a high probability कि उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने में कोई जल जाए या किसी को चोट आ जाए, वो ऑप्शन। So what I did, I went in the front as a commanding officer. I said ये करते हैं, मैं आगे चलूंगा। कोस्ट लाइन देखे तो बहुत बड़ी है, तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है। कौन? इंडिया। यस। तो इतनी बड़ी कोस्ट लाइन को मैनेज करने में क्या चैलेंजेस होते हैं? देखिए, ऐसा है कि इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है। हाँ। तो ऑब्वियसली उसको जितना बड़ा आपका घर होगा उसको मेंटेन करने के लिए उतना ही आपको चैलेंज होगा। तो सिमिलरली जिसको पब्लिक को नहीं पता ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैनेज करने में डिफिकल्टीज आई या आती हैं, सबसे बड़ी डिफिकल्टी जो आती है कोस्टल एरियाज में, फिशिंग बोट्स। ओके, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फिशिंग बोट्स और हमारी जो स्पाई भी हो सकते हैं, पता नहीं चलेगा। तो उसमें क्या है, हमारे जो कोस्टल स्टेट्स हैं, फिशिंग इज अ वेरी बिग सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। इट्स अ वेरी बिग सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर कॉमन पीपल। एंड देयरफॉर अगर आप मुंबई हार्बर या कोई बड़े हार्बर, कोचिन हार्बर, विशाखापट्टनम हार्बर, जो बड़े बड़े हार्बर्स हैं, आप उनसे निकलिए, आप निकलते ही देखेंगे वहाँ पर हजारों फिशिंग बोट्स हैं। छोटी छोटी फिशिंग बोट, ऐसा नहीं है बड़ी, नॉर्मल जो आप देखते हैं फिशिंग बोट्स हैं। नाउ द एंटायर कोस्टल एरिया इज लिटर्ड विद दीज फिशिंग बोट्स। अब उन फिशिंग बोट्स में कई बार ऐसा होता है कि जो फोर्सेस हमारे नॉन स्टेट एक्टर्स जिसे हम बोलेंगे, जो हमारे देश की हित के खिलाफ काम करते हैं, टेररिस्ट हैं, गन रनर्स हैं, ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, नार्कोटिक स्मगलर्स हैं, बहुत तरह का। सी में मैरीटाइम थिएटर इज लाइक द डार्क नेट। सो ऑल काइंड ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स आर देयर इन द मैरीटाइम मीडियम। नाउ दे ऑल ट्राई एंड मिंगल with this vast network of fishing boats that are there, and identification of who is friend and who is foe in this is very challenging. अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम स्टार्ट करी है। देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, AIS बोलते हैं, जिसमें क्या था, एक ट्रांसपॉन्डर होता है जो कॉन्स्टेंटली आपकी पोजीशन, आपकी नेशनलिटी, नाम, वो सब, स्पीड कोर्स, वो सब फ्लैश करते रहता है ऑटोमेटिकली। वो सबको दिया जा रहा है। वो रूल बना हुआ है कि 300 टन से ज़्यादा का जो बोट्स हैं उनमें कंपलसरी होगा। प्रॉब्लम है हमारी जो ज़्यादातर फिशिंग बोट्स वो छोटी छोटी फिशिंग बोट्स हैं, वो छोटी, आपने देखा हो कंट्री बोट्स हैं, वो जा रहे हैं, तो दे आर नॉट दोज हाई फाई बिग बोट्स, मेजॉरिटी आर दैट। सो फॉर द नेवी टू सी एंड टू स्कैन दोस फिशिंग बोट्स ऑल द टाइम एंड सी दैट no inimical person or inimical forces are mingling and taking advantage is one of the huge challenges that the Indian Navy particularly faces, and it's all along the coast. So that is one challenge that Indian Navy constantly faces, and we are alive to it. And of course,
we have our own standard operating procedures and drills and processes to address इंडियन it. नेवी जो पकड़ते भी हैं, कई बार हमने देखा है कि कुछ फिशिंग वालों को पकड़ा, फिशिंग वाले अल्टीमेटली टेररिस्ट थे या फिर कुछ हथियार ला रहे थे, इंडियन नेवी ने पकड़ा भी है पीछे। Yeah. तो डू यू एक्ट ऑन अ टिप ऑफ या फिर आप नॉर्मल रूटीन चेक में निकल आता है? देखिए दोनों तरीके से होता है। कई बार टिप ऑफ होती है, फिर तो बहुत ही सिंपल है, देन तो आप यू कैन गो स्ट्रेट एंड होम ऑन टू दैट टिप एंड, बट जनरली what we have seen is when we are searching, when we are on our patrols, lot of times we detect something. I mean, I personally can tell you so many instances where I have been commanding ships and my I see some suspicious boat, and then we close them. लगता है? See क्या होता है ना, when you see the boat को जब आप बाइनोकुलर से देखते हो, अच्छा, boat can be picked up by radar from a long distance. Sometimes कोई बोट वहां पर नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पर बोट फिशिंग एक्टिविटी है ही नहीं, नहीं है वहां पर सडनली यू फाइंड वन बोट, तो आपको लगता है, आप रडार पे देख रहे हो कि एक बोट है और आपको लग रहा है यार ये बोट यहाँ क्या कर रही है, और साइज भी या तो शिप हो बहुत बड़ा, तो चलो समझ आता है। तो आपको कई बार ऐसा भी होता है कि आपको गट फीलिंग चाहिए यहाँ क्या कर रहा है, लेट्स क्लोज हिम। So you tell, चलो when you go past, you see with binoculars, you find कि उसके जो डेक है, बोट के डेक पे कुछ सस्पिशियस मूवमेंट या कुछ लोग जो लग रहे हैं आपको, you get a sense कोई गड़बड़ है, so you close, then you board that, you can board, the international law permits you to board मतलब आप अपनी पार्टी, बोर्डिंग पार्टी भेजते हैं, armed people, they go and they board that ship, boat, and you find उसमें तो many a times they resist. If he is armed, he may fire at you. अच्छा, ऐसा हुआ भी है? Yeah, he'll fire at you. So when we do the exercise, we are prepared for it. ऐसा नहीं है कि भेज दिया 4 आदमी जाओ और जाओ चिप के, ऐसा नहीं है। Before we do this boarding, it's called boarding operations. There is a drill. We have armed people on our ship. We have guns facing that chap. All those things. We take full precaution. But the fact of the matter is that he may still fire at you. Of course, you are prepared. You are a warship, you can sink that ship. So all those things happen. You board sometimes they don't fire. They just, you board and then you search and you find a lot of, things which are drugs, arms, so many things which are not. So I have particularly been in many such operations where we have found something at sea suspicious, investigated, found, things which are not supposed to. So कुछ इंटेलिजेंस नेटवर्क भी रहता है इंडियन नेवी का खुद का, जैसे आर्मी में तो रखते हैं शायद? इंटेलिजेंस नेटवर्क हर जगह होता है। अच्छा, इंटेलिजेंस नेटवर्क नेवी में, आर्मी में, एयरफोर्स में, हर जगह इंटेलिजेंस नेटवर्क हर जगह है। इंटेलिजेंस नेटवर्क के बिना तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो यू कीप योर ओन स्पाइस बोले या जो भी बोले, उनको स्पाई रखते हैं, जो भी रखते हैं, मतलब नेवी का एक नेवल इंटेलिजेंस, सबको पता है, वी हैव नेवल इंटेलिजेंस, आर्मी का मिलिट्री इंटेलिजेंस है, तो ऐसा ही हमारा भी इंटेलिजेंस विंग है, प्लस देयर आर इंटेलिजेंस इन द कंट्री, वी ऑल कोऑर्डिनेट, दे ऑल कोऑर्डिनेट, इट वर्क्स। आप एक पब्लिक डोमेन में वो ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। हाँ। वो पब्लिक डोमेन में कोई नहीं बताता है कि ये क्या चल रहा है। और इस बार कई बार मैंने मीडिया में पढ़ा है कि हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है, ऐसा कुछ। आप देखिए, हम हमारे देश के इंटेलिजेंस नेटवर्क को या नेवी आर्मी के इंटेलिजेंस नेटवर्क को कई बार भावुक होकर गाली गलौज करते हैं, बेकार है, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इन्हें पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन वही मैंने आपको शुरू में बोला, नथिंग इज 100% प्रूफ। अब आप देखिए, उन्होंने ईरान में उस स्कूल को अभी आपने पढ़ा कुछ दिनों पहले बम कर दिया। उसका एनालिसिस क्या आ रहा है कि क्यों बम कर दिया? आप पढ़िए उसका एनालिसिस कि क्या रीजनिंग निकल के आ रही है कि वो 2013 के पहले वो कोई मिलिट्री वहां पर इंस्टॉलेशन था, 2013 के पहले। तो 2013 में वो डिसमेंटल करके 2014-15 में स्कूल खुल गया, लेकिन जो डेटाबेस है वो पुराना है अमेरिका का, वो अपडेटेड नहीं है। वो 2013 के डेटाबेस पे चल रहा है और उन्होंने उसको मिलिट्री टारगेट समझ के मार दिया। किसका फेलियर हुआ? ये इंटेलिजेंस का हुआ। कौन करेगा ये सब पता? इंटेलिजेंस करेगा ना। पर एक इंटेलिजेंस की बात करें तो सर, आफ्टर मे बी 2014-15 या ले लें, जैसे भी ले लें, उसके बाद कोई ऐसा मेजर अटैक नहीं हुआ अदर देन दैट वन रेड फोर्ट अटैक ऑन द मेन लैंड इंडिया। कश्मीर को एक बार को अगर हटाएं तो कोई ऐसा मेजर टेररिस्ट अटैक जैसे पहले हुए थे, सीरियल ब्लास्ट हुए थे, इसमें नेवी का कितना बड़ा योगदान था? देखिए ऐसा है, बिकॉज वो जब आपने 9/11 देखा था, हमें जो इंडिया में हुआ था, जो ताज वाला 26/11, हाँ, सी से आए थे, सब सी से आए थे।
पूरे सी से आए थे, पूरा आराम से आए, सी से आए, बम्बई कोस्ट पे गए, बोट पे अपना लेके किया। तो सी इज अ वेरी वेरी पोरस। मैंने आपको रीजन बताया इतने सारे। हाँ। आपने भी खुद बोला इतनी लंबी कोस्ट लाइन, आप हर कदम पे तो फौजी नहीं रह सकते। हाँ। आप हर 100 मीटर पे तो नेवल शिप नहीं रख सकते। करेक्ट है ना, पोरस है। तो इसमें उस इतनी बड़ी कोस्ट लाइन को सील करके रखना 24/7 365 days, it's a huge challenge, and I am happy to share with you that Indian Navy is able to do it successfully. And that is why after that instance you do not find anything unfortunate that has happened through the sea route. हाँ, उसके बाद कभी नहीं हुआ ऐसा। हाँ, so उसका रीजन नहीं है कि इंडियन नेवी हैज लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक. वी हैव रिवाइज्ड आवर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वी हैव रिवाइज्ड our operational philosophies and our deployment patterns and our vigil patterns and और ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस एजेंसीज को तारीफ ही है बहुत बड़ी कि आफ्टर दैट इतना बड़ा हमला जैसे ताज पे हुआ था उसके बाद से नहीं हुआ देश में। बिल्कुल, ये अगर नहीं हुआ तो इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का बहुत बड़ा हाथ होगा। हाथ है, आई मीन होगा नहीं, आई कैन सिंस आई हैव बीन पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई कैन टेल यू दैट इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा हाथ है कि कोई चीज होने से पहले हम पता लगा जाते हैं एंड वी आर एबल टू न्यूट्रलाइज इट। करेक्ट। सेम थिंग एप्लीकेबल इन द मैरीटाइम मीडियम आल्सो। टुडे द इंडियन नेवी इज एबल टू न्यूट्रलाइज थ्रेट्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द सी बिफोर दे हैपन। अच्छा, कैसे थ्रेट्स होते हैं सर? हर तरह के, आई मीन वी टेक एग्जांपल ऑफ पीपल टेररिस्ट ट्राइंग टू कम इन थ्रू, पाकिस्तान ट्राइंग टू स्नीक द टेररिस्ट थ्रू द सी रूट। पहले बहुत होता था सर। नेवी कल्चर ऐसा अगर बात करें तो नॉर्मल जैसे हम लोग देखते हैं, हाउ डिफरेंट इट इज, क्या डिफरेंस होता है इसमें कंपेयर टू जैसे नॉर्मल हम कंपनीज की बात करें, कॉर्पोरेट्स की बात करें, सो व्हाट इज द मेन डिफरेंसेस व्हिच वी सी? देखिए, मेन अगर मैं सबसे बड़ा डिफरेंस बात करूं तो वो है लीडरशिप। द कॉर्पोरेट स्टाइल ऑफ लीडरशिप एंड द नेवल और फौजी स्टाइल ऑफ लीडरशिप, टू डिफरेंट थिंग्स। फौजी जो लीडरशिप है दैट ऑल्सो गॉट टारगेट्स। अच्छा, कॉर्पोरेट लीडरशिप में भी टारगेट्स हैं। तो टारगेट कॉर्पोरेट में भी है, टारगेट फौज में भी है। डिफरेंस क्या है? द कॉर्पोरेट टारगेट्स आर बैलेंस शीट गवर्न। करेक्ट। आपका टारगेट है इतनी सेल करनी है, इतना ग्रोथ अचीव करना है, इट्स ऑल गवर्न बाय फाइनेंस। नेवल ऑफिसर का क्या टारगेट है? नूर खान बेस इन पाकिस्तान, कराची हार्बर इन पाकिस्तान, वो मेरा टारगेट। यू सी द डिफरेंस इन टारगेट्स, राइट? बिकॉज ऑफ दीज टारगेट्स द मोटिवेशन लेवल इज डिफरेंट। जो फौज की लीडरशिप है वो देश के लिए लड़ रही है। हाँ, द मोटिवेशन लेवल इज टोटली डिफरेंट, फर्स्ट। सेकंड, जो मैंने फौज में देखा है, फौजी लीडरशिप इज अबाउट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। सर, क्या है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट? लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इज, कोई भी ऑपरेशन होगा, ऑफिसर एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के ऑर्डर नहीं देगा जवान को, जाओ ये करके आओ, ये मिशन करके आओ, ये पेट्रोल करके आओ ना। ऑफिसर आगे रहेगा, ऑफिसर उस पेट्रोल के आगे रहेगा। कोई भी ऑपरेशनल मिशन होगा, ऑफिसर आगे रहेगा। और नेवी में कैसे होता है ये? नेवी में अगर मैं अशोर ऑपरेशन के लिए जा रहा हूं, ऑफिसर जाएगा, आगे लीड करेगा। दैट इज कॉल्ड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जी। बाकी काफी लोगों के लिए सिर्फ एक मुहावरा है या एक सेंटेंस है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। इट इज प्रैक्टिस्ड डे इन एंड डे आउट in the armed forces, and I'm talking about Army, Navy, Air Force. And that style of leadership makes the whole difference. आप देखिए, फौज में आप एक जवान को या आपका सेलर है या जो भी बंदा आपके साथ है, आप उसको एक मिशन पे लेके जा रहे हैं। करेक्ट। जहां पर उसे पता है कि चांसेस ऑफ कमिंग बैक लाइव इज ओनली 10%। इट्स अ रिस्की मिशन। आप लेकिन वो हंसते हंसते जाता है, खुशी खुशी जाता है। क्यों? उसका मोटिवेशन लेवल इतना हाई है। क्यों हाई है? बिकॉज ऑफ लीडरशिप दैट फौज गिव्स हिम। क्या लीडरशिप है? उसे पता है कि अगर ये अफसर मेरे को बोल रहा है
कि चल वो टोलो लिंक के ऊपर चलना है, वो पाकिस्तानी बैठा हुआ है, हाइट पे है ऊपर, मेरे को बोला तू जा ऊपर, मुझे पता है वो हाइट पे बैठा है, हो सकता है कि 90% मैं मर जाऊंगा, ही इज इन कमांड, पर फिर भी मैं जाता हूं क्योंकि उसे पता है कि आगे मेरा अफसर चल रहा है, पहली गोली उसको लगेगी, वो उसको मोटिवेशन है, बिकॉज ही सीज हिज ऑफिसर walking with him shoulder to shoulder and ahead of him, and that motivates him, you know. So that is what we call lead from the front. That is first, and lead with example. We read these management concepts. आप MBA मैनेजमेंट स्कूल जाएंगे, बताते हैं लीड विद एग्जाम्पल, लीड फ्रॉम द फ्रंट। मतलब क्या है इसका? फौज समझाती है इसका मतलब। आर्म फोर्सेस में देखिए, लीड विद एग्जाम्पल। फौज के अफसर का, चाहे वो जूनियर कमीशन ऑफिसर हो चाहे अफसर हो, एक बहुत हाई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है। अच्छा, जो मैं आपको करने को बोलूंगा पहले खुद करूंगा, ताकि कोई बंदा ये ना बोले वॉट एवर आई एम टेलिंग माई, लेट्स से इन द नेवी, इफ आई एम टेलिंग अ सेलर टू ऑपरेट अ सिस्टम, आई नो इट बेटर देन हिम, आई विल डेमोन्स्ट्रेट टू हिम, ऐसे करो बेटा। He instantly has respect for you. My boss, my officer, he knows what he is telling me to do. He's demonstrating it. You're demonstrating to him by example. You're leading him by example. You set an example for him, which he follows. So he looks up to you. So tomorrow if there's a problem, he is not able to solve, he comes to you and he knows कि ये मेरा बॉस या मेरा ऑफिसर इसको सॉल्व कर देगा. He has that confidence in you. Right. So these are the two concepts. You know, lead from the front and lead with example. I see day in and day out in the armed forces. It happens in corporate, but I don't think to the degree that it should happen the way it happens in the armed forces. थर्ड थिंग दैट आई सी दैट आर्म फोर्सेज इनकलकेट की, जो हम बात कर रहे हैं कि ऐसी क्या चीज़ है आर्म फोर्सेज में मोटिवेट करती है कि जो है आदमी मौत पे जाने के लिए भी खुशी खुशी जाता है। नॉट ओनली आदमी जाता है, नॉट ओनली द कोर्स जो सोल्जर सेलर एयरमैन है वो तो चलो ही इज एम्प्लॉयड, फैमिलीज ऑल्सो। आप देखेंगे वॉरशिप लड़ाई के लिए जा रहा है, पता है कि लड़ाई के लिए जा रहा है, पता नहीं कितने वापस आएंगे नहीं आएंगे, लड़ाई है। आप देखिए फैमिली जाती हैं, आपने देखा होगा हार्बर में जाती हैं, वेव करती हैं खुशी खुशी, गले मिलके अपने हस्बैंड्स को, ब्रदर्स को, बेटों को विदा करती हैं वेरी हैप्पीली। क्या मोटिवेशन है उनका? तो पागल है वो मदर फादर, बीवी बच्चे भाई बहन कि जाओ, दुश्मन थोड़ी है उनके, वो परिवार के सदस्य हैं। मोटिवेशन आर्म फोर्सेज में यंग ऑफिसर मे बी 1-2 साल की नौकरी हुई होगी, he is given charge of an independent mission with people under him, 10, 20, 30 people under him. Their lives are depending on his decision. तो ये कैसे होता है सर कि जब पूरी फैमिली एक तरह से इन्वॉल्व हो रही है किसी भी मिशन में, आप जब अगर सी में जाते हैं तो शायद कई दिनों तक, कई महीनों तक बात नहीं होती होगी अपने परिवार से? बिल्कुल। देखिए समुद्र में कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है, आपको उससे डिपेंडिंग अपॉन कौन से एरिया में 5 या 10 मील के बाद मोबाइल का सिग्नल बंद हो जाता है। जो भी कोस्टल नेटवर्क जो शहर में है उसकी रेंज कितनी है, 5-10 मील होगी सी में। तो आप 5-10 मील समुद्र में खुल गए, ओपन आउट हो गए, उसके बाद देयर इज नो मोबाइल सिग्नल। एट सी यू आर कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम योर फैमिली। नाइदर फैमिलीज कैन कॉन्टैक्ट यू नॉर यू कैन कॉन्टैक्ट द फैमिलीज। वॉरशिप्स में वी हैव सैटेलाइट communication वगैरह, but that is only for operational use. You can't use it for talk to your wife or your girlfriend. अच्छा, that is not, it is a merchant ship वगैरह में फिर भी चलो कभी कभार, क्योंकि सैटेलाइट उसका रीजन है, जब आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन करते हैं, जब आप बात करते हैं तो आपकी पोजीशन एनिमी डिटरमिन कर सकता है। अच्छा, he can pinpoint your so position. It is open network. Yeah, of course, satellite is open network. No? It's a commercial satellite. Whatever satellite, it can always be intercepted, the communication. So satellite communication is encrypted. We use encrypted communication only for operational purpose. You can't talk to your wife or girlfriend on. So once you cast off from your harbor and you go, till the time you come back, you are completely cut off from your family.
neither they can know what you are doing, nor they know what state you are in, your family is in, which is a very unique thing, which is probably not there in the to that extent in the बाकी जगह तो फैमिली स्टेशन होते हैं, बट नेवी में कोई फैमिली स्टेशन नहीं है। नेवी में तो आप पास सी चले गए तो फिर देयर इज नो फैमिली देयर, यू आर ऑन योर ओन। सो फैमिलीज को काफी चैलेंज होता है। हाँ, यू नो, आई हैव सेल्ड फॉर मंथ्स टुगेदर and I did not know what's happening to my family, and my family does not know what's happening to me. You know, your children, education, exams, कभी बीमार पड़ गया, कभी पेरेंट्स बीमार हो गया, बच्चा बीमार हो गया, वाइफ बीमार हो गई, you know, many नॉर्मल जिंदगी है, बहुत अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। The entire load falls on the lady. And you know, that's why I say that same thing is in the army also, or the Air Force also. There are non-family stations, the field postings. Husband is on the border. You know, this is a live border, काउंटर इंसिडेंस चल रही है, लाइव बॉर्डर चल रहा है, फायरिंग हो रही है। So एक फौजी को जो खड़ा रखती है वो एक लेडी है, और वाइफ कहीं पीछे है, शोर फैमिली स्टेशन में, हस्बैंड कहीं है, and she does not know what's happening. and that is the reason female are respected very much. Yes. So in armed forces, I must share with you that the ladies are given tremendous respect. Achha. Because I personally feel that it is not the men who are the backbone of the armed forces. It is the family, it's the women, it's his wife, his mother, or if he's unmarried, his mother, his sister. They are the backbones. उन्होंने फ्रंट पीछे वाला संभाला हुआ है, जो सबसे क्रिटिकल फ्रंट है, होम फ्रंट, उन्होंने संभाला हुआ है। इसीलिए आई एम एट पीस कि आई कैन गो एंड फाइट फॉर द कंट्री, बिकॉज वो पीछे वाला जो फ्रंट है, जो बहुत क्रिटिकल है, उन्होंने संभाला हुआ है। इसीलिए आर्म्ड फोर्सेज में ट्रेडिशनली वुमेन आर गिवन ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट। यू विल ऑलवेज ऑब्जर्व that if you are sitting in a place, a function, wherever, a public function, private function, official function, semi-official function, even if a general is sitting, and a jawan, the junior most jawan, his wife walks in, everybody will stand up. अच्छा, irrespective के मैं जनरल हूँ आर्मी का, वो सिपाही की बीवी है, नहीं, she is a lady. Irrespective, she is not सिपाही की wife, she is not some JCO की wife, she is not some officer, she is a wife, she is a lady. That's all. That is what matters. She is a lady, and she will be given respect, equal respect, whether she is a jawan's wife or she is a general's wife. Doesn't matter. Irrespective, she is a lady. And that's true in all the three services. Officer will get up and then sit. In the Navy, how नेवी में जब जहाज में एंटर करते हैं, देयर इज अ व्हाट वी कॉल इट गैंगवे। आपने देखा होगा जहाज में चढ़ने के लिए एक वो सीढ़ी सी बनी होती है, हाँ, जिस पर चढ़ते हैं, उसको नेवल टर्मिनोलॉजी में गैंगवे बोलते हैं। तो नेवी में ट्रेडिशन है, कोई भी लेडी जब जहाज में आती है गैंगवे के थ्रू, तो गैंगवे पे जो स्टाफ होता है, ड्यूटी स्टाफ, उसमें ऑफिसर भी होता है, जवान भी होता है, सल्यूट करता है, वेलकम। अच्छा, उसमें कोई भी लेडी हो, ऑल ऑफिसर्स व्हेन दे एंटर दे आर सैल्यूटेड, एंड ऑल लेडीज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किसी जूनियर मोस्ट सेलर की बीवी है या कमांडिंग ऑफिसर की बीवी है, सब सैल्यूट करेंगे, सब सैल्यूट करेंगे, उस लेडी को सैल्यूट किया जाएगा। और अगर कमांडिंग ऑफिसर जहाज का गैंगवे पे खड़ा हुआ है रिसीव करने के लिए, लेट्स से कि कुछ इवेंट है और रिसीव करने के लिए, कमांडिंग ऑफिसर जहाज का गैंगवे का जो ड्यूटी स्टाफ है उसके साथ कमांडिंग ऑफिसर भी उस, अगर वो जवान की वाइफ भी है या सेलर की वाइफ भी है, उसको भी रिसीव करके सल्यूट करेगा। सल्यूट करके जब तक वो जहाज के अंदर नहीं आ जाती, ही विल कंटिन्यू सल्यूटिंग हर एंड वेलकम हर ऑन बोर्ड विद अ सल्यूट, वेलकम मैडम। द सल्यूट इज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द लेडी। दिस इज समथिंग वेरी यूनिक विच यू विल फाइंड ओनली इन द आर्म्ड फोर्सेस, एंड दिस शोज कि कथनी और करनी में कई जगह फर्क होता है। He is example where when we say we respect women, lead by example यही है। आप बोलते हैं कॉर्पोरेट में हम वाइफ का वो करते हैं, we love respect ladies, ये वो, डिमोन्स्ट्रेशन कहाँ है? ये डिमोन्स्ट्रेशन है, जो कह रहे हैं करके दिखा रहे हैं। तो सर, जैसे आपने अभी सलूट की बात करी, तो मेरे ख्याल से 3 तरह के सलूट होते हैं जो मैंने अभी तक नोटिस करे हैं, आर्मी सलूट एंड देन देयर इज अ एयरफोर्स सलूट। तो ये क्या है सर, कुछ थोड़ा सा इसमें? देखिए, ऐसा है, सलूट जो है हर सर्विस का, तीनों सर्विसेज का अपना एक अलग अलग तरीका है सलूट करने का। आर्मी का बिल्कुल आपने देखा ओपन पाम है, ऐसे करते हैं, ओपन पाम।
एयरफोर्स का थोड़ा टिल्ट है, नेवी का ऐसे है। नाउ इसका कोई मतलब ऐसा कोई कानून में कहीं लिखा हुआ नहीं है। नेवी इज लाइक दिस, नेवी इज लाइक दिस, पाम इनवर्ड्स। अच्छा नीचे को, हाँ थोड़ा सा पाम इज, ये पाम थोड़ा एट दिस सो एंगल। इज दैट सिंबलाइजिंग द सर्विसेज कि हम लैंड से जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज जस्ट अ ट्रेडिशन। यू नो आर्मी ट्रेडिशनली हैज बीन ओपन पाम, दैट आई एम सैल्यूटिंग समबडी, आई एम गिविंग ओपन पाम, आई एम अनआर्म्ड, यू नो, कंप्लीट ओपन पाम, कुछ छुपा के नहीं रखा हुआ है, अनआर्म्ड, दैट्स द मैसेज द सैल्यूट कन्वेज। नेवी का जो एक ट्रेडिशन है, जो लोग बोलते हैं, जो पुरानी बुक्स वगैरह में कि ये ट्रेडिशन कैसे स्टार्ट हुआ, उसका जो कहा जाता है, जो रूल जो लोग बताते हैं कि ऐसी नेवी में क्या है कि जब शिप में काम कर रहे हैं तो आप इंजन में काम कर रहे हैं, मशीन में काम कर रहे हैं, आपके हाथ गंदे हैं, आप डेक पे काम कर रहे हैं, आप पेंट कर रहे हैं, तो आपके हाथ गंदे हैं, यू नो, आपके हाथ जल्दी। अब आपको सैलरी कोई अफसर है, आप सलूट करना है, तो यू डोंट वांट टू शो योर डर्टी हैंड कि हाथ में ग्रीस लगी हुई है, हाथ में पेंट लगा हुआ है, यू आर, तो यू hide it, so you show this cleaner part, you are not showing the dirty part to the person you are saluting. Out of respect, you hide the part with dirty. That's why in Navy the salute is little inward. So this is now traditional. I mean, it's become traditional. So now in armed forces a lot of things go by tradition. You know, a lot of things happen because of traditions. So this is a tradition now, and now it's continuing. सर, जैसे आपने बताया कि ये मोटिवेशन होता है, एक बहुत बड़ा आज के दिन में मुद्दा बना हुआ है जेनजी का, और जेनजी एक्चुअली यू नो हमारे ही बच्चे हैं, और लेकिन आजकल कॉर्पोरेट्स वाले बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरे पास कई लोग आए कि जेनजी आजकल काम नहीं करते। उसका रीज़न ये है कि हमारा जो इंडियन माइंडसेट रहा है वो ऐसा रहा है कि हमारे पिता की जनरेशन, अगर हम बात करें, हमारे फादर की जनरेशन की बात करें, मे बी दे वर्क फॉर रोटी कपड़ा मकान, उन्होंने वो बेसिक नीड पूरी कर दी। हमारी बात करें तो वी हैव वर्क टू गिव अ गुड कंफर्टेबल लाइफ टू आवर चिल्ड्रन। नाउ अब जो नए जनरेशन है, जेनजी है, they don't work for the sake of getting anything, because they have all the requirements in life. उनको वर्क करना है तो अपनी पहचान के लिए करना है, अपने रिक्वायरमेंट के लिए करना है। नाउ हमारा जैसे इंडियन माइंडसेट है, हमको पता नहीं है कि उनसे हम काम कैसे कराएं, तो उसके ऊपर कोर्सेज चालू हुए हैं जो कि लीडरशिप ले रहे हैं। बट अगर मैं आर्मी में देखूं, वो एक ट्रेडिशन जो चला आ रहा है, दे आर मेंटेनिंग द बेस्ट ऑफ ट्रेनिंग्स, एंड वेदर इट इज जेन एक्स, जेन जी, सब जो भी हैं, दे आर ऑल फॉलोइंग इन द same kind of so it is not the problem with Gen Z, it is problem with the probably understanding. Correct. और the leadership. कैसे देखिए ऐसा विषय कि Gen Z फौज में भी है, हाँ, हम हर साल लेते हैं, and I can tell you I've just retired last year, and I have seen, I know, from millennials to Gen Z to whatever you call them, and I must tell you that Gen Z is as good as anybody else. Right. The millennials, I have personally dealt with so many of them. Till the last day in my service, I was dealing with people. They are doing fantastically well. In fact, I would go the other way around. I would say that today the Gen Z that is there in Forge, if I have to measure their performance, I would say they are better than what I was when I was in the service. When I look at myself, what I was when I joined, when I was 24, 25, 26. And what these youngsters are doing in Forge, I salute them. That you are doing much better and much more than what I did in my. They are more aware. They're more aware. Why? The difference between the corporate and armed forces as far as Gen Z management. I was talking about that example that as a 1 year, 2 year, 3 year old officer, you are given such huge responsibility that you go and do this mission independently. Where not only your own life is in danger because of your decision, because of your leadership, your men who are going with you, 10, 15, 20, whatever number with you, their life also is in danger. That amount of responsibility, independent responsibility you give on an officer, obviously the amount of pride in him, the amount of amount of confidence that it gives him, that my establishment trusts me so much that they're giving me this independent responsibility. I was what? I was 3 or 4 year service, young officer. I was given command of a warship. Acha. I commanded a warship. Millions of dollars. That warship cost $1 million. It's not a normal warship. It had torpedoes, it had weapons, it had guns, it had a whole lot of things. I had around 30, 40 sailors with me on my ship. And I used to sail independently. आप जहाज से cast off होके गए, you are on your own. There is nobody to help you.
कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द शिप और कैप्टन ऑफ द शिप इज द हाईएस्ट अथॉरिटी. कुछ भी होगा, यू आर अलोन, यू हैव नोबडी टू गाइड यू और मेंटर यू. जो करना है आप कीजिए. जो इमरजेंसी आ रही है, जो सिचुएशन आ रही है, यू हैव टू टैकल, यू हैव टू डिसाइड. यू सी द अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी that you are giving on the shoulders of a young person. 22. I joined Navy at the age of 21. I was 24, 25 when I had command. So that person automatically feels responsible. He feels responsible. He feels completely, motivated, and he's grateful to the organization. And that pumps him up. He will, once I know that मेरे जहाज में 15 जवान हैं, इनकी जिंदगी, देश का ये मिशन है, मेरे कंधे पर है. देश की इज्जत, नेवी की इज्जत मेरे ऊपर है. अगर मैं गलत करूंगा, रिस्क कैसे लेता है नेवी? बिकॉज यंग इनएक्सपीरियंस्ड ऑफिसर के ऊपर अगर हम इनएक्सपीरियंस नहीं है. अच्छा, देखिए एक्सपीरियंस आपको कब आएगा? जब आप करोगे. अगर मैं आप पे कमरे बंद रखूं 10 साल तक और एक्सपेक्ट करूं कि आप 10 साल आप मैच्योर हो गए, अब आपको आ जाएगा, नहीं आएगा ना. आप कमरे बंद रहे, आप बाहर आओगे, आप उतने ही लॉस्ट हो. यू हैव टू ट्रस्ट द पीपल, यू हैव टू टेस्ट लिटिल अमाउंट ऑफ रिस्क. हो सकता है कभी गलती हो जाए, हो सकता है 10 में से 2 बार ऐसा होगा कि गलती होगी, 8 बार सक्सेस होगा. सो यू ट्रस्ट द ऑफिसर, यू टेक दैट रिस्क. ऑफ कोर्स यू ट्रेन हिम. Initially there is a training. So training plays a very, very good role. Training is very good. So Navy Armed Forces lay a lot of emphasis on training. ये नहीं है कि किसी बच्चे को कॉलेज से उठाया और जा तू शिप पे. ऐसा नहीं होता है. ऐसा नहीं होता है. रॉ नहीं. But the Armed Forces, the Navy, the Army, the Air Force, we put lot of emphasis on initial training. Lot of emphasis. And जिसको बोलते हैं ना कि कोयले को निकाल के आप हीरा बना देते हो, तराश के हीरा बनाते हो. So ये जो जेनजी है, जो ये आई वुड से कि वो कोयले की जैसे है, उसको तराश के हीरा बनाते हैं ट्रेनिंग के द्वारा. और उसको अंदर इतना कॉन्फिडेंस डाल देते हैं. और फिर एक तो क्या, आपने किताबी कॉन्फिडेंस आपने डाला उसके अंदर, पढ़ाया लिखाया, लेकिन प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग. जब आप उसको एक्चुअल कॉम्बैट में या एक्चुअल ऑपरेशन में डाल के इंडिपेंडेंट देते हो, ट्रस्ट, तो यू ट्रस्ट योर ट्रेनिंग फर्स्टली. दैट इज द फर्स्ट थिंग कि आपने ट्रेनिंग आउटसोर्स नहीं कर दिया है कि चलो ये उसको किसी थर्ड पार्टी को बोल दिया ट्रेन कर दो, वह कर देगा. ट्रेनिंग हम खुद करते हैं. हमारे अफसर जो उन सिचुएशंस में रह चुके हैं, हमारे जवान जो उन सिचुएशन में रह चुके हैं, वही कौन ट्रेन कर रहा है? हु इज अ ट्रेनर? हम ही लोग हैं ट्रेनर. अच्छा, जो ऑलरेडी इस चीज को झेल चुके हैं, इन चीजों को फेस कर चुके हैं. नाउ वी आर, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जवान, सेलर्स हैं, एयरमैन हैं, वो ट्रेन कर रहे हैं. हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में यही है ट्रेनर्स. So we are giving them so much of responsibility. So Army can, or the Forge can actually train the best MBS. Yes, absolutely. I think the biggest leadership lessons in the world today are in Forge. Okay. What starting from discipline, what they teach you in Harvard and Wharton, wherever they teach you. You want to see practical application of it, come to Forge. इंडिया के अगर स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरल उसके ऊपर बात करें तो कितना ज़्यादा अलाइंड है अभी? क्योंकि आपने अभी बात करी थी कि ड्रोन और काफ़ी बना रहे हैं, स्टार्टअप्स बना रहे हैं ड्रोन, तो कितना ज़्यादा वहाँ पे आपको स्टार्टअप इकोसिस्टम से हेल्प? मैंने बताया अभी जब मैं रिटायर हो गया उसके बाद one of the responsibilities that I have taken upon myself is to mentor the startups and the MSMEs in the defense sector. क्योंकि एक डिफेंस का इकोसिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. सो एक सिविलियन जो बाहर है उसको समझ नहीं आता है कि हाउ टू नेविगेट और हाउ टू एड्रेस द डिफेंस का इकोसिस्टम. So I have taken upon myself to guide these people and help them. It's good for them, it's good for the country. If we get more people into the defense ecosystem, it's good for the country. We get more vendors, we get more product, we get more choices. I must tell you that in my interaction with these people, there is a lot of enthusiasm among the youngsters. And not only the youngsters, even the established industry which is there, there's a lot of interest and enthusiasm for armed forces or defense technology, defense products. Not only UAVs of course, that is a visible, but a lot of other areas of defense, whether it is unmanned underwater vehicles, whether it is torpedoes, whether it is, I have been approached by a couple of youngsters who wants to make surface to surface missile. अच्छा, I was very happy with that chap. I told him, बेटा तुम्हें मालूम है सरफेस टू सरफेस मिसाइल में क्या क्या चाहिए? हाँ सर, he's done his homework. There were two couple of them. They are from MIT. They graduated from MIT,
And then they decided to come to India, and these 3-4 bright people from IIT, MIT, idhar-udhar, they all got together, and I was surprised the amount of research they had done on it, and the kind of infrastructure and the manpower that they had collected. Of course, they were quite way off from actually making a missile, but the fact that they're thinking about it, and with the enthusiasm that they had, and the kind of wherewithal that they had managed to, it was nice to see enthusiasm. So it's not only the UAVs or unmanned vehicles. Achha. It is across the spectrum. The people approach me, and they want to, they have ideas. They have done a lot of research and on various aspects of defense technology. अच्छा, सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो होती है वो एयर की होती है या शी की? नहीं, सरफेस टू सरफेस मतलब सरफेस से सरफेस. अच्छा, जहाज से दूसरे जहाज को. ओके. या जहाज से लैंड को. सरफेस टू सरफेस. ओके. सरफेस इन द नेवी, सरफेस इज लैंड या वाटर. ओके. एंड so surface to surface will be from one ship to another ship. Okay. या from land to ship या ship to land. Surface to air is from नीचे से आपको UV मारना है या any aerial target, it's surface to air. Then air to air. From one aircraft to hit another aircraft, air to air. Then air to ship या air to surface means हवाई जहाज से आपको शिप को मारना है, टारगेट करना है. सर, ये जब आपने जैसे हवाई जहाज की बात करी और एयरक्राफ्ट कैरियर आप बता रहे हैं, सो हाउ डिफरेंट इज द एयरक्राफ्ट लैंडिंग एंड टेक ऑफ इन द लैंड कंपेयर्ड टू द सी? देखो, द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एयरक्राफ्ट लैंडिंग और हेलीकॉप्टर लैंडिंग एट सी इज कि एक तो प्लेटफॉर्म मोबाइल है, चल रहा है ना. तो जहां से मैंने टेक ऑफ करा वहां पर आके लैंड नहीं करूंगा, जहाज कहीं और चला गया होगा. एयरफील्ड तो वहीं की वहीं है, आप जहां से टेक ऑफ करोगे वो 1 सेंटीमीटर भी वहां से हिलेगा नहीं. आप जहां से टेक ऑफ करें आप बिल्कुल पता है कि मैं यहीं आके लैंड करूंगा. एट सी वो नहीं है, आप जहाज से इस पोजीशन टेक ऑफ करें, आप आधा घंटे बाद आए, जहाज 10 मील आगे चला गया. सो एक तो वो स्टैटिक नहीं है, पहली प्रॉब्लम. दूसरा, वो हिलते रहता है. जहाज में आपने देखा समुद्र की लहरें हैं तो जहाज रोलिंग, पिचिंग, वेविंग वो होता है. तो आपको उस सिनेरियो में टेक ऑफ करना है, उस सिनेरियो में लैंड करना है, जबकि जहाज स्टेबल नहीं है. वो डिपेंडिंग ऑन सी स्टेट वो कितना रोल कर रहा है, पिच कर रहा है, यॉ कर रहा है. तो उस सिचुएशन में आपको लैंड करना, दैट इज अनदर ह्यूज चैलेंज. थर्ड, जो डेक स्पेस है, जो जिसको आप बोलेंगे रनवे या आप जो उसको बोलेंगे हेलीपैड, वो बहुत छोटा है. लैंड में आपका लंबा रनवे है. एयरक्राफ्ट कैरियर का लेंथ कितना होगा? 100, 120, 130 मीटर का रनवे आपके पास. उस रनवे उतनी ही लेंथ में आपको लैंड या टेक ऑफ करना है. बहुत स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है इसके लिए, बहुत ज्यादा. अच्छा, दूसरी चीज, आप रनवे देखते हैं तो उसके अगल बगल सब ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर होते हैं. मतलब एक रनवे जब आप बनाते हैं तो आप इंश्योर करते हैं कि अगल बगल कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, आप सेफली लैंड कर जाए. शिप में तो ऑब्स्ट्रक्शन ही ऑब्स्ट्रक्शन है. आप रनवे देखिए, आप कोई भी हेलीपैड देखिए, जहाज का जो हेलीपैड है, सामने स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं, जहाज का स्ट्रक्चर है. रनवे में आप देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर में रनवे है, साइड में पूरा शिप का स्ट्रक्चर है. तो आप थोड़ा भी लेफ्ट राइट हुए तो यू विल क्रैश इनटू द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द शिप. सो आप सोचिए कितना चैलेंजिंग. छोटी स्ट्रिप, छोटा हेलीपैड, मूविंग कॉन्स्टेंटली, ऊपर से ऑब्स्ट्रक्शन. शिप का हेलीपैड आप देखेंगे बिल्कुल पीछे होता है, आगे पूरा स्ट्रक्चर. अगर पायलट थोड़ा सा भी गलती करेगा आगे क्रैश इनटू द सुपर स्ट्रक्चर. सो प्रिसिशन, सुपर प्रिसिशन. यू कैनॉट गो रॉन्ग बाय इवन अ मीटर तो बहुत बड़ा है, सेंटीमीटर. प्रिसाइज. सो दैट मेक्स नेवल एविएशन वेरी चैलेंजिंग. प्लस नेविगेशन एट सी. समुद्र में सिर्फ पानी ही पानी है. आप जहां नजर घुमाएंगे समुद्र में, पायलट हवा जहां नजर घुमाएंगे पानी है, सब सेम है. कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई लैंडमार्क नहीं है, कोई विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है, सिर्फ पानी है. लैंड में आप ट्राई करते हैं, कोई पहाड़ है, कोई बिल्डिंग है, कोई चिमनी है, कोई टावर है, कुछ भी है, कुछ तो होगा. विजिबल लैंडमार्क्स तो कोई विजिबल लैंडमार्क कुछ तो होगा. यू कैन ओरिएंट योरसेल्फ. एट सी देयर इज नो विजुअल ओरिएंटेशन. इट्स ओनली इंस्ट्रूमेंट. यू आर प्योरली फ्लाइंग ऑन इंस्ट्रूमेंट. नॉट एवरीबडी कैन फ्लाई ओवर सी. रिस्क भी बढ़ जाता है. आप अगर
तो आपका अगर मान ली कोई प्रॉब्लम हो गया, देयर इज एन ऑल्टरनेट एयरफील्ड जहां पर आप जाके लैंड कर सकते हैं. आप जा रहे हैं दिल्ली से जयपुर, रास्ते प्रॉब्लम हो गया, दिल्ली सम एयरफील्ड नियर बाय जहां पर आप जाके लैंड कर सकते हो. एट सी कोई लैंड नहीं है. एट सी अगर प्रॉब्लम हो गया, अगर आप शिप पे लैंड नहीं कर सकते, अगर भगवान की कृपा से कोई अगल बगल जहाज हुआ तो ठीक है, नहीं तो पानी पे जाओ. नेक्स्ट लैंडिंग इज पानी. देयर इज नो प्लेस लाइक ऑन लैंड कि आप कहीं ऑल्टरनेट एयरफील्ड पे जाके, नियर बाय एयरफील्ड पे जाके कहीं, या कोई हेलीकॉप्टर होता है कि फील्ड वील्ड में उतर जाता है. कोई और नहीं, चलो कि खेत में उतर गया. समुद्र में कोई खेत नहीं है. समुद्र आपका जहाज है या पानी है. सो इट इज फार मोर हजार्डस टू फ्लाई एट सी. सर इसी से एक मिलता जुलता है कि चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे यंग प्रोफेशनल्स हों, चाहे कॉर्पोरेट के सीईओज हों, आजकल स्ट्रेस सबकी लाइफ में है. लेकिन वही जैसे आपने टारगेट्स बताए थे कि टारगेट्स नहीं हो रहा है, चाहे पढ़ाई का टारगेट नहीं हो रहा है, चाहे एग्जाम का टारगेट नहीं हो रहा है, और बहुत एंजाइटी है, बहुत परेशानी है लोगों को. जैसे हम नेवी की बात कर रहे हैं, फ्लाई कर रहा है वो एयरक्राफ्ट वाला, उसको नहीं मिल रहा, तो उससे ज़्यादा स्ट्रेस. या फिर आप दुश्मन के वहीं जा रहे हैं, आप फायर मतलब दुश्मन के साथ जब युद्ध हो रहा है आपका, उससे ज़्यादा स्ट्रेस तो कहीं नहीं हो सकता. हाउ डज नेवी मैनेज देयर स्ट्रेस? कैसे? देखिए ऐसा है, नेवी में जो आर्मी है वो किसी भी साथ से बोले, स्ट्रेस ऑफ कोर्स इज देयर, क्योंकि यू आर लुकिंग एट श्योर शॉट डेंजर टू योर लाइफ. यस. उससे ज्यादा स्ट्रेस क्या हो सकता है कि आपकी जिंदगी खतरे में है. उससे ज्यादा स्ट्रेस कुछ नहीं हो सकता. तो ऐसे अगर ले तो मतलब बीपी की दवाइयां ही खाते रहे? ना. तो ऐसा होता है ना, देखिए कि एक आर्म्ड फोर्सेस में कामरेडरी आपस में बहुत ज्यादा होती है. Armed forces give lot of emphasis on interpersonal skills. Interpersonal, आपस में मिली है, आपकी फैमिलीज आपस में मिले, you know, so that bond that you create within yourself. So for the students, what they should do? जैसे एग्जाम आ रहा है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम करना है उन्होंने, जुडिशरी एग्जाम करना है, या फिर इवन एनडीए, they are preparing for that. And they are in stress. What do they do? You know, if you have to de-stress yourself, firstly, you have to, take your mind off from something that is putting your stress, like your exam is there. So you must, like in armed forces, sports is encouraged. In fact, I would say it's almost compulsory. It's almost compulsory. Physical. Ship पे भी sports करते हैं? Ship पे भी we play sports. At sea we play sports. Okay. We do yoga. We tie this, we have a volleyball net, we tie the volleyball in a net, और लस्सी से बांध के we play volleyball. Of course, आपने नेट में पानी भी चल जाएगी, तो आप वो वॉलीबॉल के नेट में बांध के लंबे से उससे रोप से बांध के, ताकि वो पानी में न जाए, and you play volleyball. People enjoy it. आप डेक के ऊपर वॉलीबॉल खेल रहे हो, तो योगा करते हैं, सुबह एक्सरसाइज होती है, पीटी होती है, आप ऑन द स्पॉट रनिंग कर, कुछ भी, मतलब इट इज कंपल्सरी. वॉरशिप में रोज सुबह everybody, other than those people who are on duty, everybody has to attend the morning physical training. We call it PT, physical training, yoga, exercise, mild. नहीं कि आप weight lifting कर रहे हो, mild, but basically to de-stress yourself. You de-stress yourself. So exercise is one thing which pumps adrenaline into you, and it revitalizes your body, relaxes you. So exercise is one thing, and physical fitness, it's a one form of physical fitness. So there's a lot of stress in the armed forces on this physical. Correct. And whilst it is okay to have individual fitness in gyms, this is collective. As a unit, as a body, together, everybody together. So it inculcates team spirit. Firstly, it inculcates, when you are on the play field with your jawans, officer jawan, it builds that bonding. अच्छा, तो सब मिलके खेलते हैं? Yes. It's not only officer से खेल रहा, जवान, it's all mixed. It's a mixed team. Officer team में जवान भी है, एक टीम में ऑफिसर भी है, जवान भी है, sailors भी है. It's all mixed. It's not कि. And उस समय सब equal है? All equal. On the playing field, everybody is equal. Okay. If I am playing football, he is as rough with me. I may have a sailor who's playing with me. He is as rough with me as I am with him on the field. He can be the football team captain also. He can be football team captain also. He can be. If he is a good player, he can be football team captain also. So then the officer is listening to him. Yeah, absolutely. That's one thing. The biggest camaraderie you build is on the sports field. And that is missing in the corporate. You're asking me the difference between corporate and military leadership.
Tell me how many corporate have institutionalized games every day where the CEO and the foreman or the worker or the chargeman are playing together. Have you seen ever? I have not come across any exercise where, forget about daily, once in a week, the CEO of the company and the CFO of the company and your laborer and the guards and the foreman and chargeman are playing together in the same team. Doesn't happen. That's the difference between corporate leadership, military leadership. And that's the reason why military people are so motivated and they are so close-knit. So close. So to answer your question, then you're saying what should youngsters do? Get involved. You sit alone, you prepare alone, you're cooped up. You meet others. When you're on the playground, you meet others. What you're doing, you're interacting with others. You'll automatically de-stress. Joint classes करें, चाहे joint classes करें. What I'm saying, थोड़ी physical activity करें. थोड़ी physical activity, घर से बाहर निकलेंगे. Physical activity करेंगे, घर से बाहर निकलेंगे. थोड़ा सा दूसरे environment जाएंगे. You'll find you'll automatically de-stress. आप 24 घंटे टेबल पे बैठ के किताब लेके you'll get sight. Anybody will get sight. To de-stress, sports plays a very important role. जब स्पोर्ट खेलोगे अकेले तो खेलोगे नहीं. आप अगर लॉन टेनिस खेलोगे या स्क्वॉश खेलोगे, एक पार्टनर तो होगा साथ में. समबडी इज देयर विद यू. आप अगर हम उसको ट्रुप गेम्स बोलते हैं, फील्ड गेम्स जिसमें फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, इसमें टू मेनी पीपल आर इन्वॉल्व्ड. बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, दे आर उसमें मोर देन 2 people are involved in playing a game. We encourage that, so more people can participate. So that builds that bond. The bond that you build on a sports field helps you tremendously when you are at work. सर एक हमारा ना छोटा सा रैपिड फायर टाइप होता है जिसमें हम समझना चाहते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछ के जल्दी जल्दी आंसर लेके कि एग्जैक्ट जवाब क्या है. सो जैसे अभी स्टार्ट करते हैं अगर रैपिड फायर, तो सबसे पहला है कि नेक्स्ट वॉर में मिसाइल स्ट्राइक या साइबर स्ट्राइक, विच इज द मोर? साइबर स्ट्राइक. ओके. बूट्स ऑन द ग्राउंड या बोट्स इन द स्काई? Boots in the ground always. Okay. What about character versus intelligence? Character will always take priority. Okay. And what about physical strength versus mental strength? Both are equally important. Both are complementary to each other. One can't do without other. Okay. Excellent person who's working alone or average person who works in a team? Average person who works in a team. Always. So I think this is, and one formula for success which you will say. One formula for success is hard work. There is no substitute to hard work. People take shortcuts. Sometimes they think that shortcut will succeed, but there is no substitute for hard work. One formula for nation building which you think is important. I think one formula for nation building is, देश के लिए जज्बा. Patriotism. And what legacy should commanders leave behind? They should leave back, a nation which is self-sufficient and which can look into the eye to anybody in the world. What legacy will you or Indian Navy will want to leave? A navy which nobody takes panga with. Okay. और अगर हम उसकी बात करें इंस्टीट्यूशन की, so where do you want to see the Indian Navy next? I want to see Indian Navy not as an offensive force, not as offensive. We are not offensive, but as a deterrent. कि in our area of operations, nobody dare to lay an evil eye. As long as we are able to do that, it's good for the country. It's good. We are finally an instrument of the state power. Yes. Nation's power. If we are able, Indian Navy is able to give this much to this nation, कि हमारा जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, एरिया ऑफ ऑपरेशंस है, उसमें कोई बुरी नजर हमारे देश के ऊपर ना डाले या डालने की जरूरत कर पाए. Indian Navy has more than achieved its aim. We are not looking at attacking and capturing some enemy ports or target. हमारा वो एम नहीं है. Got it. And any advice which you want to give to the people who want to come to Indian Navy? The people who want to come to Indian Navy, I would say that Indian Navy is very, very technologically savvy armed force.
It requires people who are physically fit and mentally strong. So if you are, we don't need Rambos, we don't need Einsteins, but we need people who are mentally strong, physically, mentally alert, physically strong, and technologically, smart. Indian Navy is open for such people, and armed forces of India, very unique thing. We don't discriminate based on caste, creed, color. Right. There is no reservation. There is no reservation like other sector of the governments have. Social reservations. Armed forces of the India Only are merit. Purely based on merit. Purely based. The one and only factor which matters if you want to enter armed forces is merit. Your caste, your creed, your social status is immaterial. It's absolutely immaterial. Right. That's not a factor. That's not even, I would say, that's not even 1%. That's a zero factor. So that's the best way to join for the best people. There is no discrimination. सर, आपने जैसे अभी यंग ऑफिसर्स की बात करी, तो कोई एज अ यंग ऑफिसर या इवन इन योर कैरियर कोई ऐसा मेजर लीडरशिप चैलेंज जो आपने फेस किया और उसको ओवरकम किया? हाँ, देखिए, शेयर दैट. 40-41 साल के कैरियर में बहुत चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे आए, लेकिन अगर मैं अभी सोचूं और लीडरशिप पर्सपेक्टिव से, अगर हम लीडरशिप पर्सपेक्टिव से बात करें, तो एक इंसिडेंट जो मुझे याद आता है, जब यंग ऑफिसर था, बहुत यंग, मैं शिप कमांड कर रहा था, मेरी 4 या 5 साल की सर्विस हुई थी, एंड आई वाज कमांडिंग अ वॉरशिप, एंड वी हैड गॉन टू सी फॉर सम मिशन. एंड क्या है कि जो जहाज़ होता है उसमें बहुत सारा फ्यूल होता है. जैसे कार में आप देखेंगे कितना 30-35-40 लीटर पेट्रोल होता है, 50 लीटर. जहाज़ में टन्स में होता है, कि जहाज़ में फ्यूल टन्स में होता है. उस जहाज़ में भी करीब 25-30 टन तो तेल था, डीजल, प्लस आर्म्स होते हैं, एम्यूनिशन होता है, मिसाइल्स होते हैं, टॉर्पीडोज होती हैं, वो सब में एक्सप्लोजिव होता है. वो बहुत एक्सप्लोजिव होता है. आप सोचिए कि एक छोटा सा जहाज जिसमें इतना टन तो तेल है और इतना बारूद है, कंबस्टेबल है, सब कंबस्टेबल है ना. तो इट्स लाइक अ सिटिंग बॉम्ब. और उसमें फायर जो है एक बहुत बड़ा हजार्ड होता है, बहुत बड़ा हजार्ड होता है. हालांकि फायर फाइटिंग सिस्टम्स बहुत एडवांस होते हैं, लेकिन फिर भी फायर तो फायर है. एंड आई रिमेंबर उस जहाज में आई वाज सेलिंग एंड देयर वाज अ फायर, एंड इट वेरी क्विकली कन्वर्टेड इनटू अ मेजर फायर. फायर होती है, माइनर होती है, छोटी मोटी लोकल होती है, आप कर लेते हैं. एक मेजर फायर हो जाती है, जो बड़ी फायर, एंड बिकेम अ मेजर फायर. एंड ऑफ कोर्स we have people who are trained in firefighting, damage control. We have all the systems in place, but still, fire is fire. It can go out of control very fast. And our crew and we were fighting that fire, but somehow we found that it is spreading. And at some point in time, I was a commanding officer. At some point in time, you have to take a decision. You have to assess the situation and decide कि ये अगर control में नहीं आ रही है, then you have to abandon the ship. You tell the people कि भैया at some point in time नहीं होगा, abandon the ship. Well, that's a critical decision you have to take as a leader, because if you abandon the ship, it's hundreds of crores worth of capacity of the country that you are just plus जो हथियार हैं, वो जो एक्सप्लोजिव, वो सब गए. प्लस एक जहाज जो एक देश की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, नेवी की एक इतनी लीथल वो है, एसेट है, वो आप खो रहे हैं. You are given the responsibility to protect that asset as a commanding officer. आप उसको जानबूझ के खो रहे हैं. That is the first decision. आप नहीं करते हैं तो हो सकता है कि इस आग में आपकी किसी क्रू को जान माल का नुकसान, he can die. So you have to, and there's nobody else to guide you. You are there alone. Now your crew is there, but they're advising you. Final decision तो आपके हाथ में है. You are the commanding officer. And it was such a precarious situation. And I remember that I was sitting with my people. I was trying to, and I then decided that what we say, lead with example. I said कि I am neither going to lose this ship, nor am I going to allow anybody to get hurt. And we have to do something. And of course my people were fighting. They were doing brilliant job. But then I quickly saw where we need to augment, and we need manpower. So it was a little dangerous option that I thought in my mind कि अगर ऐसा करेंगे
तो ये सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी. बट देन इट वाज अ डेंजरस सिचुएशन. इट रिक्वायर्ड, देयर वाज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने में कोई जल जाए या किसी को चोट आ जाए. वो ऑप्शन था. सो व्हाट आई डिड, आई वेंट इन द फ्रंट एज अ कमांडिंग ऑफिसर. आई सेड ये करते हैं, मैं आगे चलता हूं. Moment I did not tell anybody कि तुम मेरे साथ आओ, because I didn't want to force somebody to join me in that hazardous option. But I said मैं जा रहा हूं, I will do this and let's see. And automatically 7-8 sailors and officers joined. We are with you, sir, let's do it. And we did that with I leading it, officers, and we were able to contain the fire. Of course, आग लगा, जहाज में थोड़ा डैमेज हुआ, लेकिन we were able to save the ship and save the crew, both. And the arms, ammunition, everything. The whole of course, after the fire we all sat together, the crew and all. They were so thrilled that we could achieve this. In a normal circumstance, probably. The ship either would have got gutted, or the option would have been to just abandon the ship. So that's where I was telling you, the leadership. You are the single point to decide. That critical point, you decide कि अच्छा यार आर या पार. And that's where the leadership. But people are looking at you. आप बोलोगे abandon ship, they'll abandon. You say fight, they will fight. But responsibility is on your shoulder as a leader, as a captain of the ship, as a commanding officer of the ship. And that's, और एक बार भी उनके दिमाग में ये नहीं आएगा कि ज्यादा लग रही है आगे, लेकिन सर कह रहे हैं फाइट करना है, तो हम छोड़ के that's a leadership. They trust you. They trust you. अगर वो सोचेंगे कि कमांडिंग ऑफिसर बेवकूफ है, इसे कुछ नहीं पता है, they'll stop trusting you. वो अपने आप ही जहाज छोड़ के भाग जाएंगे कि ये तो, if they don't trust you in your leadership, if they don't have respect for your leadership, they will think कि ये तो मरवा देगा, इनको कुछ पता नहीं है. They'll themselves abandon ship है, आप चलते हैं, इनके भरोसे नहीं रह सकते. That's where leadership comes. That he trusts you कि ये कमांडिंग ऑफिसर या ये ऑफिसर जो करेगा बेस्ट डिसीजन लेगा. I don't have to worry. I just have to follow what he's telling me. Because he knows best and I trust him. That level of trust, that level of confidence in leadership is what true leadership is all about. That a person is in hazardous situation. उसको दिख रहा है खतरा, लेकिन वो आपको ट्रस्ट कर रहा है कि ये जो बोलेगा सही बोलेगा, मैं इसकी बात मानता हूं, बेस्ट ऑप्शन वही है. दैट इज वेयर टेस्ट ऑफ लीडर एंड लीडरशिप इज, which you see day in and day out in the Navy. Another incident I'll tell you, where, when you talk about leadership, the test of leadership, true test of leadership is in crisis. When there is crisis, then you test the leader in a person. I remember I was in one patrolling somewhere in Indian waters and I saw one boat. And I felt that boat need not to have been there, because there is no business of that. It was a bigger boat, not a boat in the sense it was a fairly big, huge trawler kind of a boat. And I personally felt that this has no business. I said, let's investigate. Let's go closer and see kaun hai, kya kar raha hai. So when we went closer, he of course started increasing his speed and running away. So that's the first sign of suspicion, that he saw a warship coming and he increases his speed and starts running in the opposite direction. So that's one. Then of course we are bigger and we are faster, so we are closing the gap. And when I saw through binoculars, I saw certain people on the upper deck of that boat moving around with arms. So that's again second red flag, that there's something wrong. So we decided to just close. Now this chap, this boat which was there, he had powerful engines, of course, very powerful engines, and he just zipped. And when he saw that अब ये ship से तो हम बच नहीं पाएंगे, sooner or later he'll come closer, and so he just, we are close to the coast. He went and rammed into the coast and his boat, and there was a very small island, and they just went inside. There was dense vegetation was there. Those crew went there. Now I couldn't have closed the beach because my ship would get grounded. If they are a small boat, they can afford to beach, but I can't. As a warship,
it will get damaged underwater because of bleaching. So I maintained myself in the safe waters, and the option was that I send my boarding party or fire at them and sink that boat or kill that crew. That is one option, But, I said, let's use the alternate method first. Why use force in the beginning? If I can use alternate means and, achieve my aim, better. So I, as the commanding officer, decided that we will first talk to them. So we have megaphones, huge megaphones in the ships. So through the megaphone, we spoke to those people, conveyed the message that, we are your friend. We are not harm you. We are not here to harm you. And, unnecessarily you lose your life and we are able to talk through them nicely. And after some time of talking to them, these people, they came out and they surrendered. And we then peacefully went, our people went, they took these people on board, we got that boat, and we saw it was carrying tremendous amount of illicit stuff, which would have been harmful to national security. I won't say especially what it was, but you can understand that it was a boat, huge boat full of things that were meant for people who are not, I'd say, are non-state actors. And the things that they were carrying in that boat could have caused serious implications to national security. Oh, okay. And the advantage of talking to them and getting everything safe and sound was that whatever satellite phones they had, whatever communication sets they had, whatever navigation equipment they had, we could retrace their path. Because using their equipment, we could retrace their path, and we could establish कि इस country से आए हैं. हाँ, कि what is the origin, what is the route they have taken, whom all have they spoken to, who are the people who are in contact behind this, who are behind them, whom they were communicating with. So the complete conspiracy could be unearthed. Had we sunk it, had we killed those people, moment I think salt water is very corrosive. You sink a boat, all the equipment goes into it, salt water goes into it, nothing will be recovered. No information can be retrieved from that. That's another factor in my mind. कि डुबो देंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है. Because we recovered everything safely, we are able to extract so much of information. And, it certainly would have prevented many such things happening in the future again. Because we are able to, find the source and the people. I am sure, the other agencies of the country must have taken action. And therefore, not only did we prevent that incident, but certainly I am 110% sure that particular recovery prevented many other such instances from happening in the future. So and I was very young. So that responsibility, that leadership where you have to decide, that critical moment, that is where, the critical mass of your leadership. These are the instances which determine, So this all comes from, as I told you, the responsibility that is given to you automatically brings the best out of you. उन्हें कन्विंस करना और उनसे निकाल के सारे हथियार भी जो हमको मिले वो इंडिया के हो गए. Yes, वो तो है ही. So these are the instances which make you feel good. Yes. You feel that you have been able to contribute something to the nation. Yes, you have contributed a lot. I mean, in your position as an admiral. While one is to serve, one is to make a difference. Yes. So these are the instances which I feel that, yes, you made a difference. And it's not only me. I mean, not personally me. I'm sure all the officers in the armed forces in some way or the other, have instances like these and they contribute positively to national security. We have a lot to learn from you. Thank you so much, sir, for coming and guiding everyone. चाहे वो youngsters हों, चाहे वो corporates हों, सबको आपने guidance दी है. And salute to Indian Navy, the Navy salute. Thank you so much. Thank you, sir. God bless.